क्लास 11th फिजिक्स लेसन नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज सबसे पहले हम लोग वर्क या वर्क डन के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा वर्क या वर्क डन होता है। और अभी भी इस चैनल पर नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो वर्क को हम समझते हैं। देखिए जनरली हम वर्क क्या कहते हैं बच्चों, जैसे हम घरों में काम करते हैं, ठीक है ना, रीडिंग करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब हम लोग काम मानते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन इन द फिजिक्स, इन द साइंस वर्क इसको नहीं कहते हैं, है ना। सबसे पहले वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन सबसे पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं आपके लिए तो आपको समझना आसान होगा। वर्क या वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर आपने कहीं पर फोर्स अप्लाई किया है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया है और उसमें अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये एक वर्क डन है। जरूरी नहीं फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा तो भी वर्क डन होगा, लेकिन अभी शुरुआत के लिए ये मान लो कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अपोजिट और एनी एंगल। ठीक है, तो फोर्स उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये वर्क डन हो रहा है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको बच्चों। कोई बॉक्स है, हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर से जितना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। ये किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो हम इसको आगे धकाते हैं तो सपोज ये यहां पहुंच जाएगा। ऑन अप्लाइंग द फोर्स, जब हमने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, जो भी है हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया डी। यहां पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया एफ। ठीक है, तो बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए, बट हम ये जानते बच्चों, सिंपल सी बात है, भी आगे करते जाएंगे समझते जाएंगे। हम ये जानते हैं कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो वर्क डन होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वर्क डन है एक्चुअल में वो होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कह लो या वेक्टर डी कह लो, कोई बात नहीं। हम जनरली एस को डिस्प्लेसमेंट के लिए शो करते हैं, इसलिए वेक्टर एस लिखा है। तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये इनके बीच में होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन होता है तो या तो उनसे एक स्केलर आता है या कोई वेक्टर आता है। तो यहां पर वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब फोर्स और एस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? स्केलर होगा, है ना। यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बच्चों, दोनों में क्या हो रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में मिलाकर एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट जो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाले तो वो हमेशा होता है एफ एस एंड कॉस थीटा। मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उनके मैग्नीट्यूड आते हैं। ये एफ का मैग्नीट्यूड है, ये एस का मैग्नीट्यूड है, और ये है कॉस थीटा, उन दोनों के बीच में लगने वाला एंगल। अभी हमको लग रहा है कि ये एंगल कहां से आ गया, तो बच्चों देखिए, जिधर फोर्स जा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रहा है, तो अभी इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो जीरो एंगल बन रहा है। तो हम रख सकते हैं कॉस थीटा को जीरो। तो एफ डॉट एस इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? ओनली एफ और एस के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बताता हूं कि सपोज मैंने आपको एक बॉक्स दिया है और उसमें एक थ्रेड के थ्रू मैंने आपको ऐसे खड़ा करा है कि इसको अब लेके जाइए। आप ऐसे खड़े हो, है ना, तो आप क्या करोगे? आप इसको आगे लेके जाओगे तो फोर्स आप कैसे लगा रहे हो?
इस थ्रेड के थ्रू, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बॉक्स का, बॉक्स ऐसे ऐसे आकर के आगे जाएगा। आप जब आगे चलोगे तो बॉक्स कैसे जाएगा, आगे जाएगा ना। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा गेम देखा होगा, हम लोग कार्स को ऐसे बांध लेते और घीस के ले जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं यूजिंग दिस टेंशन फोर्स है, ये थ्रेड के थ्रू, ये धागे या रस्सी के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक एंगल बन रहा है थीटा, बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा। तब हम इस थीटा की वैल्यू रखते हैं, या यूं कह लो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं। क्या करते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एफ का होगा ऊपर जो होगा एफ साइन थीटा, एक होगा इस तरफ जो होगा एफ कॉस थीटा। तो यहीं से आता है ये एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस टाइप से वर्क डन फाइंड करने को हमको आता है। अब इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वर्क डन कहां हो गया, ये हो गया। मैक्सिमम वर्क डन बच्चों कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, तो उनके बीच में वर्क डन मैक्सिमम होता है, ठीक है। और 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज 90। जब थीटा 90 डिग्री होता है बच्चों, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन 0 है। क्या है, वर्क डन 0 डिग्री है। कैसे, जब भी कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर हो बच्चों, कैसा हो, डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल अगर कभी बनता है तो क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बने तो क्या होगा, हमारे वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, एफ एस कॉस थीटा की जगह अब यहां पर कितना आएगा, 90। वर्क डन सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90। तो यहां लिखेंगे cos 90, और आप जानते ही होंगे cos 90 की वैल्यू होती है 0। 0 का मल्टीप्लाई एफ और एस से होगा तो ये भी 0, यानी वर्क डन क्या हुआ, 0। तो 0 वर्क डन की सिचुएशन क्या होगी बच्चों, 0 वर्क डन की सिचुएशन ये हो गई है कि ऑब्जेक्ट मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्क डन 0 डिग्री है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। एग्जांपल में आप देखिए कि कोई पर्सन है, कोई कुली है, वो अपने सर पर एक बोझा लेके इधर आगे 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 चल रहा है। जनरली एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम मानते हैं कि इसमें वर्क डन 0 है। तो यहां पर 2 फोर्स लगते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर होता है तो उस पर एक फोर्स हमेशा लगता है जिसको कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ग्रेविटी फोर्स इस तरफ। तो ग्रेविटी फोर्स का इस पर कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में फोर्स एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री पर, फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का नीचे। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90, यानी ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पर कोई काम कर रही है क्या, क्या ग्रेविटी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कोई काम कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को हम अपने सर पे रख के ले जा रहे हैं तो उस पर ग्रेविटी का वर्क डन 0 होता है। ग्रेविटी उस पर कोई वर्क डन नहीं करती है बच्चों। बच्चों एक फोर्स हमने पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए हमारी बॉक्स, कोई गाड़ी चल रही है आगे की तरफ, हमारी कोई बॉडी है जो मूव कर रही है इस तरफ किसी भी वेलोसिटी पे, तो इस पर हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स या एफएल कहते थे ना हम लोग, एफएल किधर लग रहा है, इस तरफ, बॉडी किस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, इस तरफ, ठीक है। तो इस टाइप के वर्कडन को क्या कहोगे आप लोग, इस टाइप का वर्कडन होता है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी जा रही है इस तरफ,
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 180 लग रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस तरफ काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसको रोकता है, और बॉडी, क्योंकि बॉडी पर फोर्स लग रहा है आगे की तरफ भी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा काम कर रहा है, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है 180 डिग्री पर, डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल। तब आपका वर्क डन क्या होगा, तब आपका वर्क डन होता है बच्चों एफ एस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसका मतलब ये हो गया -F.S, मतलब इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क डन बच्चों। क्या कहते हैं, इट इज अ नेगेटिव वर्क डन, इसको कहा जाएगा कि वर्क डन कैसा है आपका, वर्क डन आपका बच्चों नेगेटिव है। तो तीनों केस देख लिए बच्चों। अब एक नॉर्मल सी सिचुएशन बता दूं, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब थीटा हो आपका 0, मतलब थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 और हो लेस देन 90। जब थीटा 90 से छोटा होता है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। और 0 वर्क डन के लिए तो सिंपल सा केस है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो 0 वर्क डन। एंड फॉर नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन के लिए क्या है बच्चों, जो थीटा है वो ग्रेटर देन हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो या उसके इक्वल हो। जब थीटा हमारा ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। तीनों कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क डन की। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट की। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो वर्क डन की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जूल। वर्क डन की यूनिट जूल आप जानते ही हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, लेकिन 1 जूल इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 1 जूल इज इक्वल्स टू होगा 1 न्यूटन का फोर्स प्लेइंग 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दे तो उसका वर्क डन क्या मानोगे आप, उसका वर्क डन मानोगे, उसका काम मानोगे 1 जूल। क्या एज्यूम करेंगे, 1 जूल एज्यूम करेंगे बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सबसे पहले, इजी क्वेश्चन पहले करेंगे फिर टफ की तरफ चलेंगे। अब 5 न्यूटन फोर्स, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रो 10 मीटर। अगर वो बॉडी को 10 मीटर डिस्प्लेस कर देगा, अ 5 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी 10 मीटर, ठीक है। एंड द वर्क डन इज गिवन, वर्क डन इज गिवन 25 न्यूटन। वर्क डन दिया है 25 न्यूटन। तो फाइंड एंगल थीटा, हमको पता करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल बन रहा है क्या, थीटा है ना। हमको फोर्स गिवन है, 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जो 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, और उसके अंदर वर्क डन कितना हो रहा है, 25 जूल, सॉरी माय मिस्टेक, 25 जूल का वर्क डन हो रहा है। तो थीटा कितना फाइंड होगा, तो बहुत इजी है। एफ बराबर हमने डब्ल्यू बराबर क्या देखा, एफ एस कॉस थीटा वर्क डन 25, फोर्स 5 इंटू 10 इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। मैं आपको यही सॉल्व कर दूं, 5 और 10 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएंगे तो डिवाइड में 5 5 जा 5 से 1 बार, 5 1 जा 5 से 2 बार, तो 1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों 60 डिग्री पर। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 60, यानी आपका थीटा कितना निकल जाएगा, थीटा इज
60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू होगी आपके लिए 60 डिग्री। इस टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन था, ये तो इजी सा। चलिए स्टूडेंट एक सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था, नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें एफ और एस दिए थे। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमको वेक्टर के फॉर्म में दिया है। हमें गिवन है एक फोर्स है, अब फोर्स एफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, यूनिट लिखिए इसकी न्यूटन, वो तो होती है। When applies on a body, जब किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, डिस्प्लेसेस, उसको डिस्प्लेस कर देती है, उसको डिस्प्लेस करती है बच्चों। कितना डिस्प्लेस करते हैं वो भी देख लीजिए। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, यूनिट है मीटर। हमको फाइंड करना है वर्क डन। हमने वर्क डन को क्या देखा था, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो वर्क डन हमारा हो जाएगा, फोर्स कितना है 2i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट एस है 2i कैप 4j कैप 3k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो वीडियो देख के आओ फिर बताओ, है ना। डॉट प्रोडक्ट में i का मल्टीप्लाई i से, j का j से, k का k से होता है बच्चों। तो 2i का 2i से होता है, तो i कैंसिल हो जाता है, मतलब कैंसिल नहीं होता बच्चों, i इंटू आई 1 हो जाता है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है ना, और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही होती है। तो 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15, 12 प्लस 4 16 होगा, 16 माइनस 15 1, यानी हमारा वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। कितना वर्क डन हो जाएगा बच्चों हमारा वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। क्लियर है, इजी लगा, नॉर्मल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलिए अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चन दिए उसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 6.1 एक क्वेश्चन है, द साइन ऑफ द वर्क डन। हमको बताना है कि कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो जो भी होगा, है ना। सिचुएशन दिए कुछ, है ना, हमको बताना है पॉजिटिव वर्क डन होगा या नेगेटिव। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट, मतलब एक रस्सी से हम क्या कर रहे हैं, एक रोप से एक बकेट को ऊपर लेकर आ रहे हैं बच्चों। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करें। सिंपल सिचुएशन है, रोप कुछ टेंशन, रोप में जब पर्सन ऊपर से इस रोप को खींचेगा तो टेंशन कहाँ लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा। हमारी बकेट नीचे है तो ये भी कहाँ जाएगी, धीरे धीरे ऊपर ही जाएगी ना इसके साथ, क्योंकि हम उसको ऊपर खींच रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों। कैसे डायरेक्शन में है, दे बोथ वर्क इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तब हमारा यहां पर फोर्स कितना होगा, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी सिचुएशन में मैं आपको एक और बात बताता हूं, बॉडी ऊपर आ रही है लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा जाए आपसे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट का फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर। तो ये कैसा फोर्स होगा, कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पर नेगेटिव है और वर्क डन बाय मैन, मैन जो सर फोर्स लगा रहा है वो यहां पर पॉजिटिव है बच्चों। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस बता ही चुका हूं मैं आपको, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, अच्छा कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड डाउन हो रही है, ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, कोई बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है, मतलब बॉडी की मोशन इधर हो रही है, वेलोसिटी इधर होगी। तो ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ जाएगा बच्चों तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर।
डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा बॉडी का, नीचे, दोनों में एंगल कितना बनेगा 180, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, वर्क डन कैसा हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है आपको? वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो बच्चों वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है, कि वो फोर्स उसको आगे ही लेके जाएगा। एंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क डन करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स हमेशा बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं, और जब वो रोकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही फोर्स लगाना होता है। ये बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, अगर उधर ही फोर्स लगाऊंगा मैं तो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। इसलिए यहां पर सेकेंड केस में वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट रेस्ट में लाने के लिए इसको नेगेटिव वर्क डन ही करना होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे बच्चों, हम देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय, ये सब जितने भी फोर्स देखे हमने यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही थी, लेकिन अब हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मतलब जो फोर्स वेरी कर सकता है। अगर कोई फोर्स बच्चों वेरी कर सकता है ना, तो वो हर सेकंड हर समय डिस्प्लेसमेंट अलग करेगा। तो जो हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो हम कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, हम छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी केस है बच्चों कि कोई इस ऑब्जेक्ट पर एक वेरिएबल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, फोर्स चेंज हो रहा है, टाइम टाइम पर फोर्स चेंज हो रहा है, और वो इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करता है टोटल। ठीक है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके वर्क डन को मानने के लिए छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट dx, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट dx, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट dx। तो उसने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाने में जितना काम किया होगा वो क्या होगा, वो भी वही होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या माना है, dx माना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन। ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से यहां तक आने में जो काम किया एफ डी एक्स, फिर यहां से यहां तक आने में जो काम किया वो एफ डी एक्स, फिर यहां से यहां तक आने में जो काम किया एफ डी एक्स, फिर यहां से यहां तक आने में जो काम किया एफ डी एक्स। इस प्रकार छोटे छोटे वर्क डन को अगर जोड़ना हो बच्चों तो हम लोग जनरली इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। और हम ये मानते हैं कहां से कहां तक जा रहा है ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मोशन कर रहा है तो इसको मान लिया फर्स्ट पोजीशन x1, डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल पोजीशन x1 से लेकर डिस्प्लेसमेंट की लास्ट पोजीशन x2 तक लेके जा रहा है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक f डॉट dx। यहां पर क्या होता है बच्चों, जो फोर्स है वो हमको किसी फंक्शन या फॉर्मूले के फॉर्म में दिया होता है, किसी फंक्शन या फॉर्मूले के फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। चाहो तो इन पर ये लगा सकते हो आप। एक क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट, यहां पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने देख लिया है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। न्यू पेज ले लेता हूं बच्चों में, इजी रहेगा तो क्वेश्चन एक पेज पे आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, फोर्स, एक फोर्स है जो हमको बताया गया है फॉर्मूले के फॉर्म में x+5। x मतलब यहां पर x की डायरेक्शन है कि वो x डायरेक्शन में लग रहा है। x डायरेक्शन में मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ही है, देखा जाए तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स डिपेंड कर रहा है। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उस हिसाब से फोर्स बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, या ये कह लो कि फोर्स जो है x की डायरेक्शन में लग रहा है। वेयर f इज इन न्यूटन, f किस में है, न्यूटन में है, x है हमारा मीटर में। हमको फाइंड करना है वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन मूविंग x0 to x3। x0 से x3 जाने में जितना वर्क डन हमको करना पड़ रहा है वो हमको यहां पे फाइंड करना है। ठीक है, वर्क डन
का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ x1 से लेकर x2 तक एफ डी एक्स, एफ दिया है x+5, इंटीग्रेशन करना है x1 यानी 0 से लेकर 3 तक, तो ये इंटीग्रेशन 0 से 3 तक होता है बच्चों। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग हो जाएगा दोनों का, 0 से 3 तक x का इंटीग्रेशन प्लस 0 से 3 तक 5 dx का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने सिखाया हुआ भी है, नहीं पता तो ध्यान रखना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, इंटीग्रेशन x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन में n+1। यहाँ dx मान लेना, जगह नहीं इसलिए लिखने रहा हूं, dx होता है हमेशा। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, फॉर्मूला ये होता है पावर एक प्लस होती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 और 1 2, यहाँ पर देखो 1 है ना, तो 1+1, यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 पावर, तो 1+1 2 पावर, तो x की पावर 2/2, लिमिट 0 से 3, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं हायर लिमिट, प्लस देखिए 5 जो है एक नंबर है। अब इतना समझ लो, मैं आपको इधर समझा देता हूं। इंटीग्रेशन 1 dx मतलब इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, 5 है तो 5 को मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन यहां पर x होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये बन जाएगा हमारा 5x 0 to 3। वर्क डन निकालना है, लिमिट रख दो। लिमिट कैसे रखते हैं, पहले इसकी जगह 3 रखेंगे, अपर लिमिट 3² फॉर्मूले में माइनस होता है। अपर लिमिट मतलब होता है, आपने 3 रखा, 3² अपर लिमिट, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये हो गई लोअर लिमिट। लोअर लिमिट भाई मैं इसकी जगह 0 रखूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, 0/2 0 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 लिख दिया, प्लस 5x, x की जगह मैंने रखा 3 तो 5 × 3 माइनस, अब 0 रखूंगा क्योंकि ये फॉर्मूले का 0 है। पहले लिखते हैं, अपर लिमिट लिखी मैंने, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर लोअर लिमिट, 5 × 0 0 होगा, तो यहां फिर से 0, 3² 9/2, ये तो हट जाएगा, प्लस 5 3 15, इन दोनों को आपको प्लस करना है। ये तो आप लोगों को आते होगा, 2 का मल्टीप्लाई 15 से, 15 to the 30 प्लस 39/2 जूल बच्चों, 39/2 जूल का वर्क डन हमारा होगा। चाहो तो पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो, 19.5 जूल। ठीक है, क्या आंसर आएगा वर्क डन, 19.5, अगर 39 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो गया आपका वर्क डन। क्लियर है क्लास, आया समझ में? तो ये था वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल। इस प्रकार से वेरिएबल फोर्स हमको दिया होता है तो हम किस टाइप से कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। चलिए, अब हमने देखा कि वर्कडन जो था बच्चों, सॉरी यहां पर जो फोर्स था वो एक फंक्शन के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था बच्चों, एक फंक्शन के फॉर्म में था। मतलब फोर्स जब भी हमारा वेरिएबल होता है किसी ना किसी फंक्शन के फॉर्म में होता है। जैसे यहां पर था वो x+5, और आपने मैथ्स में इतना तो पढ़ रखा होगा कि हर फंक्शन की एक ग्राफ बनता है। अगर मैं हर फंक्शन का कोई ग्राफ बनाऊं तो हर फंक्शन का एक्स एक्सिस में मतलब ग्राफ बनता है। इस टाइप से आपने देखा ही होगा, हम लोग हमेशा हर इक्वेशन, हर फंक्शन का एक ग्राफ बना सकते हैं। मैं यहां पर x की जगह पर 0 डालूं तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी अगर मैं एक एक्सिस पर फोर्स लूं, एक एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लूं, है ना, और हम x के प्लेस से वैल्यू रखते जाएं तो हमको फोर्स की कुछ वैल्यू मिलती जाएगी और हमारा एक ग्राफ रेडी हो जाएगा। जैसे x को 0 रखता हूं, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमारा फोर्स कितना है यहां पर 5 मान लो, ये 5। x को 1 रखूंगा, यहां पर एक नंबर भी दे दो, चलो और अच्छे से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं फोर्स को 0 रखूं, x को 0, तो f 0 होगा क्या, नहीं,
एक्स को 0 रखूंगा बच्चों, यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर एक्स प्लस 5। एक्स को 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, एफ कितना होगा, चलो निकाल के दिखाते हैं बच्चों आपको। एक्स को 0 रखा तो एफ कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5, 5 हो जाएगा। एक्स 0 कहाँ होता है, एक्स 0 इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी होता है, तो एफ कितना हो गया मेरा 5, मैंने लिख दिया ये 5, एक पॉइंट बना लिया। फिर एक्स को 1 रखूंगा बच्चों, एक्स को 1 रखेंगे तो फॉर्मूले में 1 प्लस 5 फोर्स कितना हो जाएगा 6। x1 और f6 मतलब ये पॉइंट कुछ यहां बनेगा। x2 रखूंगा तो मुझे पता है वैल्यू 7 आएगी, तो इसका ग्राफ जो है ना बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप से। तो कोई भी तरीके का ग्राफ हो बच्चों, किसी भी तरीके का ग्राफ अगर बन रहा है और आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन में पूछा कर डिस्प्लेसमेंट निकालो, वर्क डन निकालो, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, हम पहले ही देख चुके हैं, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप यहां ध्यान से देखो, इस तरफ फोर्स है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकलेगा, इस ग्राफ का एरिया निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, इस ग्राफ का एरिया। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसा क्लोज्ड बनाऊं लाइन 3 से, तो क्या ट्रेपेजियम बन गया है और ये इसका एक ग्राफ रेडी हो गया है। सो बच्चों ये देखिए, ये 0 से 3 तक ग्राफ हमने बनाया हुआ है कि अगर मुझे ग्राफ निकालना है तो मैंने ये 0 से 3 तक देखा, इस 3 का पॉइंट यहां पर ये है, तो इस पूरे को अगर ऐसे किया जाए तो ये एक क्लोज्ड एरिया बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है, क्लोज्ड एरिया बन रहा है। इस क्लोज्ड एरिया का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं तो वो मुझे वर्क डन की वैल्यू देगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया हमेशा कैसे निकालते हैं, दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन से निकाला जाता है, दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन से। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो एरिया आ जाएगा आपका। तो बच्चों इसका एरिया निकालना है हमको। इसका एरिया अगर इस ग्राफ का मैं निकाल लेता हूं तो वर्क डन निकल जाएगा। तो हम यही देख लेते हैं, ये जो बन रहा है फिगर, ये होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। लिख देता हूं फॉर्मूला, आपको फ्यूचर में यूज आएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम। देखो पैरेलल साइड कौन है, ये और ये पैरेलल साइड है, 5 and 7। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई बच्चों यहां पर ये 3। पैरेलल साइड कितनी है, 7 है, और सॉरी बच्चों यहां पर 8 आंसर आएगा, है ना। ये 7 पर तो 2 से जुड़ेगा, ये 8 होगा यहां पर, है ना, क्योंकि हम वैल्यू रखेंगे हम 3 + 5 तो 8 न्यूटन आएगा, है ना, क्योंकि हम एफ को क्या रख रहे हैं, x + 3, x को 3 रखूंगा तो 5 + 3 8 होगा। तो पैरेलल साइड कितनी हो जाएंगी, ये 8 और ये 5, तो 8 + 5, 8 + 3, 8 + 5 13, इन दोनों को प्लस करेंगे 13, 13 का 3 बार 39/2। देखिए वही आंसर आ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, सेम आंसर 19.5 आपका आ जाएगा। तो ये होता है बच्चों ग्राफिकल तरीका, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ आपने फोर्स के सारे वर्क डन के निकालने के सारे तरीके देख लिए बच्चों। अब कुछ न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं। A force F acting on an object varies with distance x shown here. The work done by the force in moving the object from x0 to x6 meter is shown here in the form of graph. तो देखिए ये F फोर्स ऊपर जा रहा है और ये 6 मीटर। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फिर से क्या, हमें फिर से निकालना है इसका वर्क डन कितना होगा 0 से 6 के बीच में। हमको यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया, ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करना है, कर सकते हैं, इजी तरीका है। ये फिर से एक ट्रेपेजियम बन रहा है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, है ना। ये इसकी पैरेलल साइड है, यहां से यहां तक पैरेलल साइड 6, यहां से यहां तक पैरेलल साइड 3, है ना। इसकी हाइट भी हो गई 3 बच्चों। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं देखिए। तो चलिए
हमने देखा था ग्राफ, हमको एरिया निकालना था तो 1/2, हाइट 3 थी और बेस 3 + 6 था। दोनों पैरेलल साइड जो थी वो 3 + 6 थी। तो आंसर क्या होगा 1/2 इंटू 3, 6 3 9, सॉरी 6 + 3 9, 9 3 27, 27 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 13.5 जूल। सो बच्चों ये रहे हमारे आंसर 1 2 3 4, इनमें से क्या आंसर होगा, तो 13.2 जूल हमारा परफेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ फोर्स F which is given by a formula, जिसको एक फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया गया है, और फॉर्मूला है हमारा 3x² + 2x - 7 विच इज एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 2 kg। वो एक 2 kg मास की बॉडी पर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी गेट डिस्प्लेस फ्रॉम x0 to x5। वो बॉडी x0 से x5 तक डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट दे रही है हमको, ठीक है। हमको निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, क्या क्वेश्चन है। अ फोर्स F 3x² + 2x - 7 अप्लाइंग ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट, 2 kg के ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जो x0 से x5 तक डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। हमें निकालना है इसमें होने वाला वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 F dx। x1 0 है, x2 5 है, तो 0 से 5 तक। फोर्स क्या है हमारा 3x² + 2x - 7 dx। इंटीग्रेशन करना है बच्चों, क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है। तो इससे पहले ही मैंने समझाया था क्वेश्चन में, 0 से 5 3x² dx, 0 से 5 2x dx - 0 से 5 7 dx। इस बार आपको मैं थोड़ा जल्दी में करा दूंगा। देखो x का स्क्वायर है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला ये बताया था कि एक पावर बढ़ती है, एक पावर बढ़ेगी 2 + 1 3 पावर, और अपॉन में आ जाएगा 3। इसको 0 से 5 में करना है। x है 0 से 5 तो लिमिट ही है, सॉरी हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो 0 से 5 में इंटीग्रेशन। x की यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 बढ़ेगी तो बन जाएगी पावर 2, और वही 2 अपॉन में आ जाएगा, माइनस फिर से 0 से 5 7 का हो जाएगा 7x। वैल्यूज रखें, देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, x³ बचा, उसकी जगह रखना है 5, तो 5 का क्यूब - 0, 0 रखेंगे x की जगह, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट 0 रख रहा हूं, प्लस 2 से 2 कटा, 5 का स्क्वायर, माइनस जब 0 रखूंगा x की जगह तो आंसर 0 ही आएगा, माइनस 7 × 5, और फिर यहां पर फॉर्मूले का माइनस, जब 0 रखूंगा तो वैल्यू 0 ही आना है। 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 7 5 35, इन दोनों को प्लस करो 150, उसमें 35 माइनस होंगे तो 115 जूल इज दी वर्क डन। कितना वर्क डन होगा, 115 जूल का वर्क डन होगा इसमें। क्लियर है, इजी लगा आपको, चलिए वन मोर क्वेश्चन फॉर यू बच्चों, एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमको एक फोर्स दिया है F जिसकी वैल्यू है kx², वेयर k कोई कांस्टेंट है, और इट इज वर्किंग विथ 60 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पर लग रहा है। कैसा लग रहा है कि मान लो एक्स और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पर ये फोर्स काम कर रहा है, और वो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है x1 से लेकर x2 तक। तो हमको इसमें वर्क डन बताना है। पहली और आखिरी बात बच्चों,
फोर्स जब किसी फॉर्मूले के फॉर्म में दिया हो तो वो वेरिएबल फोर्स होता है। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसा होता है? इंटीग्रेशन x1 टू x2 f dx। ठीक है, ये हमारा वर्क डन हो गया। फोर्स कितना दिया है? x1 टू x2 kx स्क्वायर दिया है। k एक कांस्टेंट है बच्चों, क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे यहां पर हमको f60 मतलब f और dx के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना, तो हम लिखेंगे f dx cos 60। तो ये हो गया f dx और साथ में मल्टीप्लाई कर लो cos 60 का। cos 60 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। इसका लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर में, क्योंकि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला हम उसको नहीं छोड़ सकते। फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, मैंने शुरू में बताया था वर्क डन का। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर थीटा बन रहा है तो वो हम जरूर लगाएंगे। तो ये एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे, एक्स की पावर 2 है, पावर हमेशा एक बढ़ती है, तो एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, के का के ही रहेगा। लिमिट है आपकी x1 से लेके x2 तक, और एक cos 60 का 1/2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। k और 3 कांस्टेंट चीजें बच्चों, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको बाहर निकाल लिया। बाहर k है और बाहर ऑलरेडी एक 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये हो जाएगा k/6। क्या हो जाएगा? k/6। अंदर है x3 x2 से x1 तक, मतलब x की पावर 3, और ये x1 x2 तो क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। k को बाहर निकाला, k बाहर आया, कुछ मल्टीप्लाई में था, 1 था, लेकिन 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, क्योंकि मैं बाहर निकाल रहा हूं, इन दोनों को बाहर निकाल रहा हूं, यहां कोई काम नहीं है। 3 2 जा 6। अब हम लिमिट रखेंगे, तो k/6, x की जगह रख दी x2, तो x2 की पावर 3 माइनस x की जगह रखा x1, तो x1 की पावर 3, ये मैंने क्या करा? लिमिट रखा, x की जगह x2 और x1 रखा। यही आपका बच्चों आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको कुछ करने को दे रहा हूं, आप उनको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको डाउट आए, कोई दिक्कत आए, तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चंस का भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन है जो आपको करना है। 1 to 5, 6 क्वेश्चन नीचे है तो वो दिख नहीं रहा होगा आपको। 7 8 9 10 11 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट आए, अगर कोई वर्क के अलावा किसी दूसरे फॉर्म का, तो छोड़ दीजिएगा। अभी हम वर्क डन से के ही कोर्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एनर्जी और वो सब चीजें भी समझाऊंगा आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज वर्क डन हमने फिनिश किया है।